अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद के दारुस्सलाम अपने हेड क्वार्टर में झंडा तोलन किया। दरअसल आज जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का फाउंडेशन डे है, 67वां फाउंडेशन डे है। इसी मौके पर MIM सुप्रीम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने हेड क्वार्टर पर झंडा तोलन भी किया और इस खास मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोग मजलिस के मुखालिफिन बोलते असद साहब अगर खामोश बैठ गए तो अच्छा होगा। अरे दीवाने, तेरा बाप जब तेरी माँ से निकाह करा तो अगर खामोश बैठता तो निकाह नहीं होता, बोलना पड़ा। तेरी अम्मा कबूल है तो तू पैदा हुआ दुनिया में, बोलना पड़ता ना। निकाह जब हुआ, निकाह जब होता है, काजी से शादी जिसकी हुई, ससुरे का हाथ तुम्हारे हाथ में, गवाह रहते, काजी साहब पूछते कबूल है, उन्होंने दूल्हा बोला काजी साहब बोलते क्या होगा इसको, डेफ एंड डम तो नहीं है बेचारा। काजी साहब फिर पूछते कबूल है, बोलना पड़ता कबूल है, तो ससुरा हाथ दबाता है साहब। दुल्हन को जाके जब पूछते तो दुल्हन शर्माती, तो दुल्हन की खामोशी को रजामंदी भी तस्वुर करते, दूल्हे की खामोशी को रजामंदी तस्वुर नहीं करते। तो अगर दूल्हे है तो बोलना पड़ता, लड़ेंगे, इंतखाबात लड़ेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, जुस्तजू करेंगे। मजलिस 84 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 96 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 2009 में भी कामयाबी हासिल की और इंशाअल्लाह ताला 2024 में भी पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना। मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे, आना ठहरना, किधर भी नहीं जाना। तुमको ऐसा घेरे में लेकर आएंगे कि तुमको मुकाबला ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुम ये नहीं बोलना हम अन्ना के पीछे खड़े हुए हैं। अरे तुम अन्ना को लेके आओ, किसको लेके आते, मगर तुम छोड़ना नहीं। मेरे भाई, मजलिस की मुखालिफीन हम मुखालिफ हमेशा थे, आज इस दुनिया में बाज नहीं है, चले गए अपने अरमानों को लेकर। मजलिस की मुखालिफत में अपने बिस्तरे मर्ग तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने जमात को आबाद और शादाब रखा। ये वही लोग हैं जो मजलिस को कमजोर देखना चाहते हैं। मजलिस क्या है मैं बताता हूं आपको। मजलिस ने अवाम को बेदार किया, शऊर को बेदार किया। इसीलिए हर भारत के कोने में कोई कहता है कि क्यों अक़लियतों के बजट में मेरे हिस्से को कम कर दिया जा रहा है, मेरा हिस्सा कब मिलेगा। मजलिस बोलती क्या किए, अरे मजलिस ये किए कि आज अवाम कह रही कि मेरे हिस्से का क्या होगा। मजलिस ने ये बेदारी पैदा की कि आज नौजवान उठकर कह रहा है कि हम तुम्हारी पार्टी या तुम्हारे उन लोगों के लीडरों के ममनून और मुश्कुर नहीं है, आज भारत हमारा है। मजलिस ने इस शऊर को बेदार किया कि CAA का कानून गलत है। मजलिस ने शऊर को बेदार किया कि मुसलमानों को, दलितों को तालीम हासिल करना जरूरी है। मजलिस ने यह शऊर बेदार किया कि सियासी ताकत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करवा सकते। अरे मजलिस ने तालीमी इदारे कायम किए, अस्पताल कायम किया। ये लोग अस्पताल तो छोड़ो, एक फार्मेसी की दुकान नहीं बना सकते। मजलिस तो छोड़ो, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप और हमारी बुजुर्गों की और हमारी मेहनत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया।
और तीसरी बात यह है कि मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये चाहती है कि मोदी के इशारे पर, आरएसएस के हुक्म पर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी और इनके तमाम साथी जो मजलिस की मुखालिफत चाहे हैदराबाद या औरंगाबाद या सीमांचल में करते हैं, ये असल में आरएसएस और बीजेपी के हुक्म पर और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के दुम छल्ले बनकर ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टियां मलीद कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव इलेक्शन हमारे सरों पर है। और मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि रमजान का महीना आने वाला है, साया फिगन करने वाला है। तो माह रमजान में भी हमको ना सिर्फ रोजे रखना है जो मुसलमान है, बल्कि हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। और रमजान में हमको इलेक्शन कैंपेन भी करना पड़ेगा। नहीं मालूम तारीख कब आएगी। अब कोई ये बोलेगा, अरे भाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, रमजान में कैसे कैंपेन करेंगे? मेरे भाई, जब पेट में कुछ नहीं होता ना, इंसान उस वक्त बहुत एक्टिव होता है। जब पेट में कुछ हो जाता तो नहीं बोलता जरा आराम कर ले। और रमजान में ही हमको इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम को शुरू करना पड़ेगा। तारीख क्या आएगी मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह से अपने रिश्ते को हम जब मजबूत करेंगे और हम हालत रोज़ा में जब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हम रोज़े की हालत में अपनी जमात के लिए हम काम कर रहे हैं, या अल्लाह इसको कबूल कर ले, तो यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं करता। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान का महीना आ रहा है, इसकी कदर करिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे हम अपनी जमात की सरगर्मियों को, इलेक्शन की सरगर्मी को उस माह मुबारक में हम कैसा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश यही रही है और रहेगी कि तीसरी मरतबा वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। हमारी कोशिश यही रही कि बीजेपी इख्तिदार में ना आए। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारी कोशिशों को कबूल करेगा और अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको कामयाबी से हमकिनार करेगा। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश में 50 लाख पुलिस की नौकरियों के लिए, 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। किसी रियासत में एक प्यून की नौकरी, 10 प्यून की नौकरी के लिए 3,000 पीएचडी के लोग अप्लाई कर दिए। भारत में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों बेरोजगारी पूरी दुनिया में है तो वतन अजीज भारत में है, और उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए भारत के वजीर आजम ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? तो बोलेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन आ गए, विकसित भारत हमने कर दिया, भारत का नाम रोशन हो गया पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहेंगे कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया नौजवानों को आपने। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इजराइल 30,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गाजा में। 20 लाख की आबादी में 13 लाख बेघर हो गए लोग। उस 30,000 में 16,000 बच्चे मर गए। पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है।
और ये गाजा के गरीब फलस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, क्योंकि इजराइल उन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, गाजा और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को। तो इजराइल नरेंद्र मोदी से कहता है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ। मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान को हथेली रखकर जा रहा है। आपने रोजगार दे दिए, हजारों नौजवान भारत के खड़े हुए हैं इजरायली कंपनियों में नौकरी लेने के लिए, इजराइल को जाकर काम करने के लिए। कितना झूठ बीजेपी कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। कहां रोजगार दिया आपने? अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारा मोहम्मद सुफियान नारायण पेट का और मोहम्मद अफसान बाजार घाट का क्यों रशिया जाते? वो गुजरात का हमारा बेटा क्यों रशिया जाता, जो आज मर गया वहां पर युद्ध जंग में? मेरे भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। मैं भारत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि सोचो, सोच समझ कर वोट डालो। याद रखो, अगर तुम बहकावों में आ जाओगे, जज्बात में आ जाओगे, तो 5 साल तुमको नौकरी नहीं मिली और 5 साल तुमको तकलीफ ना उठाना पड़े। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर तुम्हारे दिल को तो खुश कर दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे पेट को खुश नहीं किया जा सकता। ओवैसी की नफरत पैदा करके तुमको खुश तो किया जा सकता है, मगर तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा। मुसलमानों को बदनाम करके तुमको कुछ झूठा पैगाम तो दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे मां बाप के ख्वाबों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे मस्जिदों को शहीद करके तुम्हारे घर नहीं बन पाएंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात सबको समझने की जरूरत है, मगर आज हम क्या देखते हैं कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, CAA के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। मेरे भाई, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। और लोग